बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है ग्रीस वर्क परमिट। ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीस का जो वर्क परमिट है वो फिर मार्केट में शुरू हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फिर अप्लाई करना शुरू कर दिया। पहले भी लोग अप्लाई करते थे, इसकी वीज़ा रेशो बहुत गिर गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन फिर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करना शुरू किया ग्रीस का, क्योंकि ग्रीस को एग्रीकल्चर शोबे में काफ़ी बड़ी तादाद में लेबर की ज़रूरत है। कुछ दिन पहले इसकी न्यूज़ भी आई, तकरीबन 1,80,000 के करीब इसको वर्कर की ज़रूरत है। इसने मिस्र के साथ एक मुआहदा भी किया जिसमें ये 5,000 के करीब वो जो वर्कर है वहाँ से लेगा। उसके अलावा और कंट्री से भी इनकी बातचीत चल रही है। पाकिस्तान से तो इनका सेटअप पहले का शुरू था, तो इस चीज़ को लेकर पाकिस्तान से जो वीज़ा लग रहे हैं उसमें थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट आई है, वीज़ा रेशो में इम्प्रूवमेंट आई है। तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना देता हूँ। कुछ दोस्तों ने कमेंट भी किए कि भाई ग्रीस वर्क परमिट के बारे में हमें बताएं। हमारा वर्क परमिट आ गया लेकिन एम्बेसी जो है वो क्लोज है और वो फाइलें एक्सेप्ट नहीं कर रही, कब तक एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ ताकि सारी डिटेल आप लोगों के साथ वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ कि इसका जब वर्क परमिट आ जाता है तो वर्क परमिट आने के बाद सारा प्रोसेस क्या होता है और कब एम्बेसी ग्रीस की ओपन होगी, कब फाइलें एक्सेप्ट होंगी, मेडिकल क्या होता है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरव्यू उर्दू में होता है या इंग्लिश में होता है, ये भी आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों ग्रीस का जो वर्क परमिट है वो मैं क्या चीज़ यहाँ पे और बताता चलूँ, रोमानिया का तो प्रॉपर एजेंसीज हैं वो डिमांड मंगवाते हैं, लेकिन ग्रीस का थोड़ा सा सिस्टम चेंज है। एजेंसीज के पास इतना ग्रीस का काम नहीं होता, वो वहाँ पे ही मतलब जो आपका कोई रिश्तेदार भाई दोस्त कज़न को रिलेटिव या कोई जानने वाला बंदा जो वहाँ से वर्क परमिट निकलवा सकता है। एग्रीकल्चर का, फैक्ट्री का, किसी भी फील्ड के रिलेटेड वो वर्क परमिट दोस्तों आते हैं। इसके वेल्डिंग में या मतलब किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में भी निकल आते हैं इसके वर्क परमिट। एग्रीकल्चर में भी, सीजनल वीज़ों में भी तो काफ़ी ज़्यादा इसके वर्क परमिट निकलते हैं, लेकिन बशर्ते ये है कि उसकी कुछ शराइत हैं वो पूरी हों तो वकील वो सारा प्रोसेस करके, उसकी भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई थी, वो भी इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वो आप देख लें इसका प्रोसेस कैसे होता है वहाँ पे। ठीक है। आज हमने बात करनी है कि जब वर्क परमिट वहाँ से आता है तो उसके बाद उसका अगला सारा प्रोसेस कैसे होता है, इंटरव्यू के बारे में बताना है, क्योंकि कुछ दोस्तों ने इस चीज़ के बारे में कमेंट किया था। अगर वो प्रोसेस मैं डिस्कस करूँ तो वीडियो फिर मज़ीद लंबी हो जाती है, तो इतनी इतनी लंबी वीडियो मैंने देखा है 2 लोग कम ही वॉच करते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि यार शॉर्ट टाइम में आपको सारी डिटेल बताऊँ। ठीक है। तो जब आपका दोस्तों वहाँ से वर्क परमिट आ जाता है, वर्क परमिट आने के बाद आपने अपनी फ़ाइल को प्रीपेयर करना होता है। आप लोगों ने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ग्रीस एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वो आप उसको फ़िल करवाना होता है या फ़िल करना होता है। उसमें आपने कंपनी की डिटेल, अपनी डिटेल, तमाम चीज़ें उसमें लिखनी होती हैं। कोशिश करें किसी प्रोफ़ेशनल से फ़िल करवाएँ जिसको इस चीज़ का आइडिया हो। ठीक है? उसके बाद दोस्तों अपने ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस करवानी होती है और साथ में आपने अपना जो वर्क परमिट है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तमाम चीज़ें अपनी प्रॉपर फ़ाइल को दोस्तों आपने प्रीपेयर कर लेना है। फ़ाइल बनाने के बाद आपने ग्रीस एम्बेसी जो इस्लामाबाद मौजूद है वहाँ पे आपने चले जाना है। पहले इसका अपॉइंटमेंट का सिस्टम था, फिर उन्होंने बंद कर दिया, फिर उन्होंने ये फ़ाइलें डायरेक्ट लेना स्टार्ट कर दी ग्रीस की। ठीक है? तो अभी तक वही सिलसिला चल रहा है, ग्रीस की फ़ाइलें वो डायरेक्ट ले रहा है, लेकिन रिसेंटली तकरीबन जुलाई के मिड में उन्होंने फ़ाइलें लेना बंद कर दी थी, क्योंकि यूरोप में अगस्त में दोस्तों छुट्टियाँ होती हैं, तो शायद इसी वजह से उन्होंने ये काम थोड़ा-सा क्लोज़ किया था। लेकिन उन्होंने कहा था सितंबर से हम इस प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट कर देंगे, फाइलें एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि एक दोस्त बता रहा था मुझे कि वो उसका वर्क परमिट आया वो और वो एम्बेसी में गया है, तो उन्होंने कहा जी आप सितंबर में आएँ, आपकी हम फाइल अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अभी नहीं फाइलें लेंगे। तो 3 सितंबर का गालिबन उन्होंने डेट दी थी कि 3 सितंबर को आप अपना वर्क परमिट और विद फाइल लेके आ जाएँ, हम आपकी फाइल लेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताएँगे। अब नेक्स्ट दोस्तों प्रोसेस क्या होता है? वो ये होता है कि जब आप फाइल लेके वहाँ पे जाएँगे, वो आपको पर्ची देते हैं, टोकन देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि इस जगह से जाके आपने मेडिकल करवाना है और मेडिकल करवाने के बाद इस डेट को आपने वापस आना है। ठीक है? तो आपने वो उसके बाद फाइल चेक करने के बाद वो आपको ये टोकन देते हैं जिसमें मेडिकल का बताते हैं। आपने वहाँ पे उस जगह पे जाके दोस्तों आपने अपना मेडिकल करवाना है। मेडिकल करवाने के बाद मेडिकल जो एम्बेसी ने डेट दी होती है उससे पहले ही आपको मेडिकल मिल जाता है, लेकिन मोस्टली लोग दूर से आते हैं तो वो यही करते हैं कि जिस दिन एम्बेसी का टाइम होता है उसी दिन वो कुछ देर पहले आ जाते हैं। आप उस अदालत से जाके मेडिकल उठाते हैं, मेडिकल उठा के तो एम्बेसी चले जाते हैं। ठीक है?
तो मेडिकल आपने खोलना नहीं होता, जैसे उन्होंने मेडिकल किया है, मेडिकल आपने लेना है, लेके आपने डायरेक्ट जो ग्रीस की एम्बेसी इस्लामाबाद में उधर आपने पहुँच जाना है। पहले ऐसा होता था कि उन्होंने जो मेडिकल है वो जिनका वीज़ा अप्रूव करना होता था उनको मेडिकल उन्होंने रिकमेंड कर देते थे, लेकिन उसके बाद जिन कुछ लड़कों को उन्होंने वीज़ा अप्रूव किया लेकिन उनका मेडिकल फेल हो गया, तो उन्होंने फिर इसका सिस्टम थोड़ा-सा अपडेट किया और कहा कि भाई मेडिकल पहले होगा, सबका मेडिकल होगा, ठीक है? तो अब मेडिकल सबका पहले होता है, उसके बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आपने ले लेनी है, साथ आपने अपनी फ़ाइल ले लेनी है, जो उनके जो डेट उन्होंने दी हुई है, उस डेट के ऊपर जब आप एम्बेसी जाएँगे तो फिर वो आपसे फ़ाइल रख लेंगे, मेडिकल रख लेंगे, उसके बाद आपसे 180 यूरो के करीब फ़ीस है, वो चार्ज करेंगे और फिर आपका दोस्तों वहाँ पे इंटरव्यू होगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, ये लाज़मी आपने सारा वॉच करना है ताकि जिन लोगों के वर्क परमिट आए हुए हैं या जिन लोगों ने ग्रीस के अप्लाई किया हुआ है, उन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज लाज़मी हो कि ग्रीस का जो इंटरव्यू होता है, ग्रीस एम्बेसी में, ग्रीस वर्क परमिट के रिलेटेड वो किस टाइप का होता है और किस ज़ुबान में होता है। उस एंड पे दोस्तों वीज़ा रेशियो के बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा मैं, ठीक है? तो अब भी आते हैं इंटरव्यू के ऊपर कि जब दोस्तों आप सारा कुछ होने के बाद वो इंटरव्यू स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो इंटरव्यू आपका वो उर्दू में लेते हैं, ठीक है? ये थोड़ी-सी आसानी है आप लोगों के लिए, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी हर सूरत आप लोगों की होनी चाहिए। अब तैयारी कैसे करें, क्या डिटेल्स होंगी उसकी और किस-किस कौन-कौन सा वो क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं, किस-किस क्वेश्चन की वजह से दोस्तों वो जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बंदे से पूछे जाते हैं, वो 4-5 क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर इसके अलावा भी किसी को इंटरव्यू के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं एक नई वीडियो बना के तो उसमें सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अब आते हैं कि इंटरव्यू में वो कौन-कौन से क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों वो पूछते हैं कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है? और कंपनी के ओनर का क्या नाम है? कंपनी अगर तो फैक्ट्री के रिलेटेड है तो फैक्ट्री कितनी बड़ी फैक्ट्री है? फैक्ट्री में कौन-सा काम होता है? कितने वर्कर काम कर रहे हैं? किस सिटी में फैक्ट्री है? किस काम की फैक्ट्री है? मतलब अगर एग्रीकल्चर है तो एग्री आपका जो ओनर है उसका नाम क्या है? उसके पास कितनी ज़मीनें हैं? कौन-कौन सी वो फसल काश्त करता है? ठीक है, आप कौन से काम में जा रहे हैं, आपका उस काम का एक्सपीरियंस कितना है, तो ये चीज़ें उसके बाद पूछते हैं कि जिस बंदे ने आपकी वीज़े में हेल्प की है उसका वहाँ पे स्टेटस क्या है, वो लीगल है, इलीगल है, असाइलम अप्लाई किया हुआ है या क्या उसका सीन है, ठीक है, जिसने आपकी वहाँ पे हेल्प की है वीज़ा के रिलेटेड। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों वो ये हैं कि क्या आप वहाँ से आगे भाग जाएंगे, आपने उनको हर सूरत कन्वेंस करना है कि मैं ग्रीस जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे काम करूँगा, मैं आगे कहीं नहीं भागूँगा, मैं भागने के लिए नहीं जा रहा। वो ऐसे भी पूछते हैं, वही सवाल होता है, उसको घुमा फिरा के पूछते हैं कि भाई क्या अगर आपको कंपनी मौका दे या आपका ओनर आपको कहे कि भाई आप अगर आपने घूमने जाना है तो आप जा सकते हो, तो क्या आप फिर भी चले जाओगे? तो आपने कहना नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ पे काम ही करूँगा। और पूछते हैं कि अगर आपके ओनर के साथ आपकी लड़ाई हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप लोगों ने उसका कहना है कि मैं जो ग्रीक के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए ही मैं उसके साथ कोशिश करूँगा कि उन मामलात को सेटल करूँ। अगर नहीं सेटल होता तो फिर मैं वहाँ वहाँ पे कानूनी हेल्प लूँगा, कानूनी मदद लूँगा, ठीक है? उसके अलावा दोस्तों वो पूछते हैं आपसे कि अगर आपको ग्रीस में शादी करने का मौका मिले, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बंदे से ये पूछे जाते हैं, 4-5 इसलिए मैं इसकी थोड़ी-सी तफसील बता दूँ दोस्तों। उसके बाद ये भी पूछते हैं कि अगर आपको वहाँ पे शादी करने का मौका मिले तो क्या आप वहाँ पे शादी करेंगे? आपने कहना नहीं जी मैं वहाँ पे काम करने जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे सिर्फ काम ही करूँगा, शादी मैं पाकिस्तान में करूँगा, ठीक है? उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको अगर वहाँ पे फैमिली लेके जाने का मौका मिले तो क्या आप वहाँ पे फैमिली ले जाएँगे ग्रीस में? आपने कहना नहीं जी मैं ग्रीस में फैमिली नहीं लेके जाऊँगा, मैं अपनी फैमिली को पाकिस्तान में रखना पसंद करूँगा और मैं ग्रीस में सिर्फ काम करना पसंद करूँगा, ठीक है? ये क्वेश्चन इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों से वो पूछते हैं। इनका दोस्तों आपने ऐसे ही जवाब देना है जो आपकी वीज़ा रेशो में अच्छा करे, वीज़ा लगने में हेल्प करेगा, ठीक है? अब बात करते हैं ग्रीस की वीज़ा रेशो के ऊपर। ग्रीस की वीज़ा रेशो पहले कितनी थी, अब कितनी है, ठीक है? कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट ग्रीस की वीज़ा रेशो में दोस्तों आई है। वो ये हुआ है कि पहले समझ लें कि 5-10% वीज़ा रेशो रह गई थी, तो लोगों ने अप्लाई करना कम कर दिया। अब चूँकि ग्रीस को वर्कर की ज़रूरत है, उन्होंने इसका आर्टिकल भी छापा था एक, उसके अलावा डिफरेंट कंट्री से उन्होंने मुआहदे भी किए, तो इस
उसका असर पाकिस्तान में जो एम्बेसी हैं या पाकिस्तान से जो लोग अप्लाई करते हैं उसके ऊपर भी पड़ा है। पाकिस्तान से अब वीज़ा रेशो तकरीबन 30 to 40% पहुँच चुकी है और उम्मीद है कि ये ऊपर जाए। ठीक है, अगर हमारे जो लड़के जाते हैं वो वहाँ से भागते नहीं, तो सबसे बड़ी रीज़न यही होती है जब लड़के वहाँ से आगे स्किप हो जाते हैं तो फिर वो आने वाले लड़कों को वीज़ा नहीं देते। ठीक है दोस्तों, होप सो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।